हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान का अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का सेट। तो जिसका पहला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में चर्चा की गई। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन बी में है कि प्रधानमंत्री के बारे में दिया गया है आपको 75 में यानी 75 में। भारत का प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये आर्टिकल 75 का था यानी 75 का आता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? 1976 में पारित किया था। 1976 में पारित किया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा तथा अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। हम जानते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसकी चर्चा अभी हम जस्ट बताए थे, आर्टिकल 52 में है। और भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है आर्टिकल 54 में चर्चा की गई है। 54 में चर्चा की गई है। और भारत का राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया यानी विधि कैसे होगी, तो इसके जो जैसे एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली के बारे में जो चर्चा है वो आर्टिकल 55 में बात कही गई है। आर्टिकल 55 में कही गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा और सी हो जाएगा, दोनों बी और सी दोनों। तो बी और सी दोनों मतलब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा तथा अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकता जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। आर्टिकल भाग 2 के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और नागरिकता का प्रावधान भारत में जो है एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। वहीं अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता है। वहाँ के व्यक्ति को राज्य का अलग नागरिकता होते हैं और देश का अलग होते हैं। लेकिन भारत में राज्य का भी एक ही नागरिकता होगा और देश का भी, यानी पूरा भारत का एक ही नागरिकता होगा। और भारतीय संविधान में नागरिकता भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो लोकसभा चाहे राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो अधिकतम जो है ना 6 मंथ जो है ना प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकते हैं कोई भी व्यक्ति। लेकिन उसको जो है 6 महीना के अंदर में है किसी भी सदन चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। 6 महीना के अंदर उसको लोकसभा चाहे राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। ये बात कही गई है आर्टिकल 75 के क्लोज नंबर 5। 75 के 75 के 5 में ये बात कही गई है कि कोई व्यक्ति अधिकतम जो है 6 महीना मंत्री पद पर बना रह सकता है। लेकिन बाद में जो है 6 महीना तक के बाद उसको पद छोड़ना पड़ेगा यदि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है भारत के महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी को जो है संसद के, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों सदनों में उसे संबोधित करने का अधिकार है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। वो मत नहीं दे सकते हैं। दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन भारत के महान्यायवादी जो है मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये बात जो है ना आर्टिकल 88 में है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 88 में इसका वर्णन है कि भारत के महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं, और ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित में से एक मित्र एवं मार्गदर्शन होता है? प्रवर समिति का, प्रधानमंत्री का, प्राक्कलन समिति का, लोक लेखा समिति का। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति का। किसका हो जाएगा? लोक लेखा समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के संचित निधि का संचालन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जानते हैं केंद्र सरकार का और राज्य सरकार जो है राज्य के संचित निधि का निर्धारण, भारत के राज्य के संचित निधि का संचालन जो है भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों का निर्धारण जो है ना भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। इसीलिए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यदि पंचायत रहता तो पंचायत का हो जाता कौन? राज्य वित्त आयोग। यानी राज्य और पंचायत के धन के बीच में बंटवारा करेगा तो कौन? राज्य वित्त आयोग। लेकिन केंद्र में और राज्य की बात रहेगा तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसके बारे में चर्चा आपको भाग 5 के 148 से लेकर 151 के बीच में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में देखा जाए तो महत्वपूर्ण बहुत से ऐसे आर्टिकल है जो हूबहू भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में देखा जाए तो ये भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण शासन अधिनियम था, जो इसके जो है भारत संविधान सभा ने इससे बहुत सारे अनुच्छेद जो है भारत के संविधान में इसको लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति किसको दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक न्याय। भारत के प्रस्तावना में जो है सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय भी है और राजनीतिक न्याय है, लेकिन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई है। ठीक है, धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई है। और प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान सभा में प्रस्तावना को जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान सभा में रखा था, और जिसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पास किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक न्याय। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। भारतीय संविधान में देखा जाए तो वर्तमान समय में 470 से अधिक अनुच्छेद हैं, लेकिन वहीं मूल संविधान में, भारतीय संविधान के मूल संविधान की बात किया जाए तो आर्टिकल 395 आर्टिकल था, 22 भाग था और वहीं अनुसूचियों की बात किया जाए तो भारतीय संविधान के मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां था। जो वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या 12 हो गया है और भाग की संख्या देखा जाए तो 25 हो गया है। 22 ही है, उसी में जो है क्लोज करके जोड़ दिया गया है, पंचायती जोड़ दिया गया, नगर पालिका को, सहकारिता समिति को और भूमि अधिग्रहण को जोड़ दिया गया था। इसीलिए वर्तमान में देखा जाए तो 25 भाग हैं और मूल में देखा जाए तो 22 भाग था। मूल में 8 अनुसूचियां था और वर्तमान में 12 अनुसूची था और मूल संविधान में 395 आर्टिकल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 7 हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 7 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? तो मौलिक कर्तव्य की बात कही जाए तो मूल संविधान में एक भी नहीं था, यानी 0 था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क के तहत जोड़ा गया था और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। वहीं 11वां मौलिक कर्तव्य की बात कही जाए तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 साल बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? तो एक भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो लोकसभा का सामना नहीं किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रधानमंत्रियों में से एक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जिसका पहला कार्यकाल मात्र 13 दिन का था। मात्र 13 दिन का था। हालांकि वो 1998 में बने थे, फिर उसके बाद जो है ना 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। लेकिन पहली बार जो बने थे 1996 में, तो वो मात्र 13 दिन के लिए बने थे। तो सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का हो जाएगा? मात्र 13 दिन का अटल बिहारी वाजपेयी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य था? हम जानते हैं कि कोई प्रधानमंत्री बनते हैं या वो तो लोकसभा के सदस्य होते हैं या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं HD देवगौड़ा, जो जिस समय वो प्रधानमंत्री बन रहे थे तो वो विधानसभा के सदस्य थे। बाद में वो जो है राज्यसभा के सदस्य बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कितने प्रधानमंत्री का दिवंगत हुए कार्यकाल के दौरान हो गए थे? इसका कहने का मतलब ये हो गया, ये क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि भारत के ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए हैं जिसका मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। एक हो जाएंगे हमारे जवाहरलाल नेहरू,
दूसरा हो जाएंगे इंदिरा गांधी, और तीसरा हो जाएंगे आपको कौन, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, कितने प्रधानमंत्री दिवंगत हुए कार्यकाल के दौरान, तो इसका हो जाएगा 3। एक पहला हो जाएंगे आपको जवाहरलाल नेहरू, दूसरा हो जाएंगे आपको लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरा हो जाएंगे आपको इंदिरा गांधी। ये सब का मृत्यु जो है, ये तीनों प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है अपने कार्यकाल के दौरान थे, अर्थात अपने प्रधानमंत्री पद पर थे उसी समय इसका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के बाद हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99वें संविधान संशोधन 2014। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के बाद हुई थी? तो 99वें संविधान संशोधन 2014। हालांकि इसको सर्वोच्च न्यायालय ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको गैर संवैधानिक करार देते हुए इसको निरस्त कर दिया गया है। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए इसको जो है ना हम शॉर्ट लिस्ट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1959 को जो है इसको राजस्थान के नागौर में पहली बार लागू किया गया था। उसके बाद जो है फिर ये आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। कब? पहली बार देखा जाए तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था, पहली बार राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। हाँ, लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि जब संविधान संशोधन हो गया था, यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 जो हुआ था, जिसको भाग 9 में रखा गया था पंचायती राज व्यवस्था, तो उसको लागू करने वाला अर्थात अनुपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तब उसका हो जाएगा कौन? एमपी। कौन हो जाएगा? एमपी, यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। पहली बार पूछ दे तो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुआ? तो इसका राजस्थान हो जाएगा। लेकिन जब संविधान में संशोधन हो गया था, जब भाग 9 जुड़ गया था, उसके बाद जो पूछा जाएगा तब इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था कब? तो एमपी हो जाएगा। लेकिन ऐसे पूछा जाए पहली बार जब संविधान में संशोधन नहीं हुआ था, तब हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हम जानते हैं कि संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेटलमेंट जो होता है आर्टिकल 108 के तहत होता है। किस आर्टिकल के तहत? 108 के तहत होता है। और इसको बुलाता कौन है? बुलाने की बात जब भी होगा आपको राष्ट्रपति जी बुलाएंगे। कौन? राष्ट्रपति जी बुलाएंगे। लेकिन इसकी अध्यक्षता की बात कही जाए तो इसका अध्यक्षता करेगा कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करेंगे? लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे। और लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे वो किस आर्टिकल के तहत करेंगे अध्यक्षता? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे 118 के 4। बुलाने की बात करेंगे तो कौन? भारत के राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता करेंगे कौन? तो लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, यदि मान लीजिए कि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, मान लीजिए अपने पद पे नहीं है, पद खाली है, लोकसभा का अध्यक्ष का पद खाली है, तो उस समय संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। मान लीजिए लोकसभा के उपाध्यक्ष भी उस टाइम में मौजूद नहीं है, तब राज्यसभा के, फिर से सुनिए, फिर राज्यसभा के उपसभापति जो है इसका अध्यक्षता करेंगे। मान लीजिए आपके मन में ये भी चर्चा होगा कि वो भी ना रहे, मान लीजिए कि लोकसभा का अध्यक्ष भी ना रहे, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी ना रहे, राज्यसभा का उपसभापति भी ना रहे, तब जो है फिर लोकसभा में ये बात आ जाएगी और लोकसभा में अपने में से किसी वरिष्ठ व्यक्ति को
चयनित करके संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता वही व्यक्ति करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। भूतपूर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन कब से प्रारंभ हुआ था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 112, जिसको अपना लोग कहते हैं बजट। बजट कहते हैं तो वही है ये वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान में कहीं पर बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन आम बोलचाल के भाषा में बजट बोल देते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है, जो आर्टिकल 112 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं थे? भारतीय संविधान के मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची मूल संविधान की बात कर रही है, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी। लेकिन 21वां संविधान संशोधन 1967 कब? 1967 के तहत जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो जब 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, तब इसकी संख्या कितने हो गए थे? 15। उसके बाद फिर जो है आपको 3 भाषा, कौन कौन? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, ये सबको 71वां संविधान संशोधन 1992 कब? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा, कौन कौन? मणिपुर, कोंकणी और नेपाली, ये 3 भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है। और बाद में जो है फिर 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन 92 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। तो वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा अर्थात 22 भाषा है, और मूल संविधान में 14। कब कब कौन भाषा जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को, 71वां के तहत मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को, और 92वां संविधान संशोधन 92 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? अभी हम ऊपर जस्ट आगे ऊपर वाले सवाल में अभी जस्ट हम चर्चा किए थे, सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन के तहत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21वां संविधान संशोधन के तहत संविधान के 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, और इसके बाद 14 मूल संविधान में था, ये सिंधी भाषा हो गया था 15वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 2003। मैथिली भाषा को 52वां संविधान संशोधन 2003। अभी हम जस्ट ऊपर चर्चा किए थे कि 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था, यानी 4 भाषा को जोड़ा गया था। और वर्तमान में कितना हो गया टोटल भाषाओं की संख्या? 8वीं अनुसूची में 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय
संविधान के 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची दी गई है। संघ सूची, जिसमें संघ कानून बनाएंगे, एक होता है राज्य सूची जिसपे राज्य सरकार कानून बनाएंगे, एक होता है समवर्ती सूची जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएंगे, इसको कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है। और एक होता है अपशिष्ट शक्ति, जो अपशिष्ट शक्ति हो जाएंगे उस पर केंद्र अपन कानून बना सकते हैं। तो वैसे मूलतः 3 सूची होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। तो समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की प्रावधान किया गया था? किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की प्रावधान किया गया था? ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1774 में, कब, यानी 1 साल के बाद जो है कोलकाता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। और इसके 3 अन्य सदस्य भी थे मुख्य न्यायाधीश में, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। किस अधिनियम के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को, देखिए, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था? ये यूपीपीसीएस प्री 2012 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। क्या हो जाएगा? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था, 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। प्रांतीय सभाओं द्वारा जो है भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था। प्रांतीय सभाओं द्वारा प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर जो है, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर जो है 1 सीट की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, 1 सीट की व्यवस्था की गई थी प्रत्येक 10 लाख पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएंगे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष भी थे और अस्थायी अध्यक्ष भी थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BN राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार जो थे BN राव थे। BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है ना 3 प्रकार के, भारतीय संविधान के प्रस्तावना होना चाहिए। यहाँ पे प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है? 3 प्रकार के। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे महात्मा गांधी। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? यहाँ भारतीय होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्याय का। क्या हो जाएगा? न्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग के संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब भारत को आज़ाद मिल गया था तो उसके बाद बहुत से राज्य जो है ना भाषा के आधार पर राज्य की मांग करने लगा। तो इसके तहत जो है ना 1948 में पहली बार 1948 में एस के धर समिति बने थे कि ये चेक करने के लिए क्या भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया जाए। उसके बाद फिर बने थे दूसरा समिति बने थे JVP, जवाहरलाल नेहरू, पी सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। JVP समिति बने थे। JVP समिति बने थे। ये भी 1948 के लास्ट में दिसंबर में बने थे और ये अपना रिपोर्ट जो है ना 1949 में दिए थे। तो ये दोनों ने कहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन बाद में हुआ क्या? एक नेता थे आंध्र प्रदेश के एक नेता थे तमिलनाडु के सिमरुलुपट्टू। उन्होंने जो है ना 1952 में अनशन पे बैठ गए थे। 1952 में जो है अनशन पे बैठ गए थे और 1952 में वो अनशन पे बैठ गए थे। उसके बाद उसका जो है 58 दिन के बाद जो है मृत्यु हो गया था। उसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1 अक्टूबर 1953 को पहली बार आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर घोषित कर दिया था। इसीलिए कब? 1 अक्टूबर 1953 में। इसके देखते हुए बाद में जो है 1953 ईस्वी में फजल अली आयोग बनाया गया था और फजल अली आयोग 1953 में गठित हुआ था और 1955 में अपना रिपोर्ट दिया था और राज्य पुनर्गठन आयोग को लागू किया गया था 1956 ईस्वी में, जिसके तहत जो है आपको 14 राज था और 6 संघ था, यानी केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था? 6 केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश था 6, यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जिसको कहते हैं यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? अभी हम जस्ट चर्चा कर रहे थे भाषा के आधार पर कब इसको घोषणा हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में। कब? 1 अक्टूबर 1953 में। कौन? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकता का मूल कर्तव्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन प्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा जो है इसका जो सभापति होता है, वो अध्यक्ष जो होता है वो गैर सदस्य होता है, क्योंकि ये जो होता है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, अर्थात न तो लोकसभा का होता है न राज्यसभा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है?
अध्यक्ष या सभापति होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति, जिसकी चर्चा कहाँ पे किया गया, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है कौन, भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदान का अनुरोध में। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदान का अनुरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने किसको अधिकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह किसी विषय पर ले सकते हैं। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है, 143 में। किसको, राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय के सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति को मन होगा तो सर्वोच्च न्यायालय जो राष्ट्रपति को सलाह दिए हैं वो मान भी सकते हैं या अर्थात न भी मान सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय देने के लिए बाध्य है। किस आर्टिकल में ये बात कही गई है, आर्टिकल 143। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक की अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधायक को आरक्षित रख सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200। किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 200। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक की अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को, यहाँ विधायक नहीं विधेयक होना चाहिए, विधेयक को आरक्षित रखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200 के तहत जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के लिए कोई विधेयक जो है अपने पास आरक्षित रखता है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 200 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ पर विधेयक होना चाहिए, ठीक है, विधायक मिस्टेक से प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी क्या है। जब जानते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का विवाद आ जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो इसका निर्णय जो है ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय करेंगे। जब भी केंद्र और राज्यों के बीच में या केंद्र और राज्य में जो भी झगड़ा होंगे, इसका निर्णय कौन करेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पर लिखा था वित्तीय विवाद, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति को आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा के.एम. नंबियार। किसने कहा था राष्ट्रपति को आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, के.एम. नंबियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 का उपयोग जो है अभी तक एक बार भी नहीं किया गया है, यानी वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं आया है। यही वित्तीय आपात की बात था 360 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा 360 में। एक बार 352 को देख लेते हैं। आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। 352 में क्या है, आपातकाल के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है।
352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में किया गया। अभी तक भारत में बाह्य आक्रमण के आधार पर 2 बार, बाह्य आक्रमण के आधार पर 2 बार, कब कब, 1962 में चीन के साथ और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में जिसको बांग्लादेश कहते हैं, इस युद्ध में जो है ना बाह्य आक्रमण के आधार पर जो है ना राष्ट्रपति महोदय जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किए थे। और आर्टिकल 356 में है राष्ट्रपति शासन। हम जानते हैं जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब जो है ना राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से आग्रह करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और अनुच्छेद 60 में है, अनुच्छेद 60 में है क्या, कि राष्ट्रपति का शपथ क्या है, अनुच्छेद 60 में 60 में है राष्ट्रपति का शपथ। और 360 में वित्तीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक में बाह्य आक्रमण के आधार पर 2 बार और आंतरिक के तौर पर 1 बार किया गया था 25 जून 1975 में। तो बाह्य आक्रमण 2 बार, आंतरिक 1 बार, और टोटल भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितना बार लगा है, 3 बार, 1962 में, 1971 में और 1975 में। ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक में कितना बार लगा, 3 बार, 1962, 1971 और 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है, तो 1 बार भी नहीं। भारत में वित्तीय आपातकाल 1 बार भी नहीं किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचित मानवाधिकार में से नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निजता का अधिकार। क्या हो जाएगा राइट आंसर, निजता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। इसीलिए 10 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो होता है, यदि भारत में देखा जाए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। और इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या तो 70 वर्ष, यानी 3 वर्ष का कार्यकाल या उसका एज 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। और राज्य में जो है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, उसका भी कार्यकाल 3 वर्ष और 70 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का आखिरी सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल प्रश्न को देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन कर सकता है किसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग जो है अपना ये रिपोर्ट जो है भारत के राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं।